कक्षा 8 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले जो चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया अध्याय 5 और चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। देखिए इस प्रकार से हमने एक वर्ग बना दिया। पहले हम लोग सीखते हैं कि वर्ग होता क्या है। देखिए यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति हमने बना दिया। अब वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, तो जो भी दी गई भुजा रहती है उसका आप सिंपल वर्ग कर देते हैं। इस प्रकार से आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति हमने बना दिया। चलिए इसकी लंबाई, चारों लंबाई आपस में बराबर ही रहती है। मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर तो प्रत्येक भुजा इसमें 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो जो भी दी गई भुजा रहेगा आप उसका सिंपल वर्ग कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणित भुजा, ये भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर गुणित यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, इसका गुणनफल हो जाएगा बराबर आपको मिलेगा 4 का 4 में गुणा कर देंगे, संख्या में गुणा कर दीजिए, 4 चौका 16 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका जो दिया गया वर्ग है, इसका यही क्षेत्रफल आपको ज्ञात होगा। तो यहाँ पर हमने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने किया क्या, जो भी संख्या था, यहाँ पे 4 ही था संख्या, 4 का 4 में ही हमने गुणा कर दिया। तो इसी प्रकार से वर्ग ज्ञात होता है। कोई भी संख्या रहता है उसका उसी संख्या में गुणा, यही हो जाता है वर्ग। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 4 का वर्ग। 4 का वर्ग किस प्रकार से आप ज्ञात कर देंगे, इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं 4 पर कुल 2 घात। मतलब ये बताएगा ना, यहाँ पर जो भी घात रहता है ये बताता है कि जो नीचे दी गई संख्या है ना, यहाँ पर यदि 3 घात रहता तो जो यहाँ पर नीचे संख्या है इसका 3 गुणनखंड उपलब्ध रहता है ना, 3 गुणनखंड। और यहाँ पे 4 पर 2 घात है, यहाँ पर घात बता रहा है कि जो नीचे संख्या लिखा गया है ये आधार होता है, ये घात होता है। तो यहाँ पर घात बताता है कि जो नीचे वाले संख्या है उसके कुल कितने गुणनखंड उपलब्ध हैं, तो इसके कुल 2 गुणनखंड उपलब्ध हैं। मतलब यहाँ पे 4 गुणते 4 है ना, 4 का जब 4 में गुणा कर देंगे तो आपको 16 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या रहेगा तो उसी संख्या को उसी संख्या में आप गुणा कर देंगे। जैसे 4 का हमने वर्ग ज्ञात किया ना, तो 4 का वर्ग मतलब 4 पर 2 घात, या फिर इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा। इस प्रकार से आपको वर्ग ज्ञात हो जाएगा। जो भी संख्या दिया रहेगा उसका आप वर्ग करेंगे, मतलब उसी संख्या का आप उसी संख्या में गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से दी गई संख्या का आप वर्ग ज्ञात कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, जो संख्या 5 है, 5 का वर्ग आप किस प्रकार से ज्ञात कर देंगे। यहाँ पर 5 पर घात 2 लिख दीजिए और 5 का 5 में ही गुणा कर दीजिए। 5 पर 2 घात मतलब 5 का 5 में गुणा। जब 5 का 5 में गुणा कर देंगे तो आपको 25 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपने 5 का वर्ग ज्ञात कर दिया, जो कि आपको 25 प्राप्त हुआ। आगे हमने लिख दिया यदि प्राकृतिक संख्या यम को यन स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहाँ यन भी एक प्राकृतिक संख्या है, तब यम एक वर्ग संख्या है। यहाँ पर हो जाएगा यम बराबर यन स्क्वायर। मतलब यम कोई भी संख्या रहेगा वो हमेशा यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याओं का ही चर्चा होगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर 1 हो गया, 1 से ही स्टार्ट होगा प्राकृतिक संख्या, यहीं से आप गिनना स्टार्ट करते हैं, यही होता है प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर लिख देते हैं प्राकृत। चलिए संख्याएं करके लिख देते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5, इस प्रकार से जहाँ तक आप गिनते चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, सभी धनात्मक संख्याएं इसमें हो सकती हैं, ठीक है। ये सब होता है प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे कह रहा है कि यम एक प्राकृतिक संख्या को यदि एन स्क्वायर के रूप में यदि आप व्यक्त कर देंगे तो जो यम रहेगा उसे आप बोल देंगे एक वर्ग संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए ये 25 है ना, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पर घात 2 के हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको यम समझ लीजिए, है ना, यम है, जिसको यहाँ पे एन स्क्वायर, जो यहाँ पे यम रहेगा, जो यहाँ पे 25 है, यह भी एक प्राकृतिक संख्या में आएगा, यह भी एक धनात्मक संख्या है। और यहाँ पे जो यन है, जो यहाँ पर 5 है, और 5 है, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। यदि 16 है, 16 को हम लोग क्या कर देंगे, एक यहाँ पे वर्ग संख्या, ये एक वर्ग संख्या है, इसको हम लोग 4 पे खाते 2 लिख सकते हैं ना। जो यहाँ पे 16 रहेगा यह भी एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर 4 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर हम लिखकर आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 बराबर 4 पे खाते 2 लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 आपको मिलेगा। तो जो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 एक वर्ग संख्या है, जिसे हम लोग किसी अन्य प्राकृतिक संख्या पर घात 2 लिख कर लिख सकते हैं ना। यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, यही आपका यम है, यही आपका यन है, जिस पर आपने घात 2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यम भी आपका प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, और जो यहाँ पर यन है, ठीक है, जो यहाँ पर 4 पर घात 2 हमने लिखा, तो यहाँ पर 4 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार से ये सभी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें होगा कौन कौन सी संख्याएं, इनको हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। संख्याएं यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर वर्ग। जैसे संख्या 1 का हम वर्ग करेंगे, मतलब 1 का जब 1 में आप गुणा कर देंगे तो गुणनफल आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। या फिर ये भी कह सकते हैं कि संख्या 1 का वर्ग करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। संख्या जब 2 का आप वर्ग कर देंगे तो 2 का 2 में ही गुणा कर देंगे उसी संख्या को उसी संख्या में, तो गुणनफल आपको 4 प्राप्त होगा, है ना। तो 2 का वर्ग करने पर आपको 4 प्राप्त हुआ। जब 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो आपको गुणनफल 9 प्राप्त हो जाएगा, है ना। 3 का वर्ग 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का वर्ग 16 इसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। 5 का यहाँ पे 25, 6 का कर देंगे, 6 का 6 में गुणा तो 36 मिलेगा। 7 का 7 में गुणा कर देंगे तो 49 हो जाएगा। यदि 8 का लिखना रहेगा तो 8 गुणते 8 हो जाएगा। 8 का 8 में गुणा कर देंगे तो आपको 64 प्राप्त हो जाएगा। 9 का गुणा जब 9 में कर देंगे, जब 9 का वर्ग कर देंगे तो 9 9 81 आपको मिलेगा। जब आप 10 का वर्ग कर देंगे तो 10 का 10 में ही गुणा, 10 दाम में आपको 100 प्राप्त हो जाएगा। जब 11 का गुणा आप 11 में कर देंगे ना, 11 का वर्ग, तो अब आपको 121 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जब आप 12 का वर्ग कर देंगे तो 12 का 12 में गुणा,
तब आपको 144 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 12 का आपने ज्ञात कर दिया, आपने 13 का भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी संख्या रहेगा उसी संख्या का उस संख्या में आप गुणा कर देंगे तो जो दी गई संख्या रहेगा आप उसका वर्ग ज्ञात कर पाएंगे। आगे हमने लिख दिया संख्याएं 1, 4, 9, यहाँ पे 16 फिर 25 हो जाएगा। वर्ग संख्याएं हैं, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहलाती हैं ना, पूर्ण वर्ग संख्याएं ये कहलाती हैं जो यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे 1 का वर्ग करने पर जो ये संख्या मिला है ना, 1, 4, 9, 16, 25, 36, यहाँ पे 49, जो यहाँ पर ये सब जो दी गई संख्या है, ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये सब क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे वह सब हो जाएगा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हम लोग कब बोलेंगे, जब यहाँ पर कोई हम लोग प्राकृतिक संख्या लिख दें। देखिए यही प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं जिसको हम लोग किसी और संख्या, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिखकर उस पर हम लोग घात 2 लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कह देंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या कह देंगे। यहाँ पर यम क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने समझ लिया। चलिए आगे हम लोग कुछ नियम को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने संख्याएं लिख दिया, यहाँ पे संख्या 1 का वर्ग क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। 2 का वर्ग कर देंगे, 2 का 2 में गुणा 4। तो इसी प्रकार से 1 से लेकर यहाँ तक हमने 20 तक लिख दिया। ठीक है, इन सबको आप याद भी कर लेंगे। जब आप 19 का 19 में गुणा कर देंगे 361 मिलेगा, है ना। इसी प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। जब 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। 12 का वर्ग 144, 13 का 169 और यहाँ पे 14 का 196, 15 का 225, इसी प्रकार से रहता है। यहाँ पे 1 से 20 तक आप सभी संख्याओं का आप वर्ग ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में हम और नियम हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जब वर्ग लिखा गया है ना, अंक 4 का वर्ग करने पर आपको क्या मिला, 16, है ना। 4 का 4 में गुणा कर देंगे 16, 6 का 6 में गुणा कर देंगे 36, यहाँ पे 14 का 14 में गुणा कर देंगे तो 196 मिलेगा। जब 16 का 16 में गुणा कर देंगे 200 आपको 56 मिलेगा। तो आप देखते हैं ना, इनसे आप क्या नियम निष्कर्ष निकालते हैं, जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह जिस संख्या का वर्ग होती है उसका इकाई अंक या तो 4 या 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार से यह नियम बता रहा है कि यहाँ पर ये सब वर्ग संख्याएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पर ये जिस भी संख्या का वर्ग है, यहाँ पर इसका इकाई अंक या तो आपको 4 प्राप्त होगा या तो 6 प्राप्त होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो भी वर्ग संख्याएं लिखी गई हैं, यहाँ पर 6 है, सबका इकाई अंक 6 है। लेकिन जो भी संख्या के सब संख्याएं वर्ग लिखी गई हैं तो यहाँ पे 4 है, इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, इन सब नियमों को आप याद में रखेंगे क्योंकि ये प्रश्नावली प्रश्नों में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से जिन भी वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 6 रहेगा ना, तो वह किन संख्याओं का वर्ग रहेंगी, उनका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा। इस नियम को आप याद में रखेंगे, है ना। कि यदि वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 6 पर समाप्त हो रही हैं तो यहाँ पर जिस भी संख्या के सब संख्याएं वर्ग रही हैं, यहाँ पर यह तो या तो उनका इकाई अंक 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। ठीक है, एक ये नियम है। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पे अंक 1 का वर्ग कर देंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। 9 का वर्ग कर देंगे 81, 11 का वर्ग कर देंगे तो 121, 19 का वर्ग कर देंगे 361, जब 21 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे 441। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी वर्ग संख्या है इनका इकाई अंक 1 है ना। तो यहाँ पर नियम क्या बनेगा कि यहाँ पर जिन भी संख्याओं का ये वर्ग है उनका या तो इकाई अंक 1 रहेगा या तो 9 रहेगा। ठीक है, या तो 1 या तो 9। ठीक है, इसी प्रकार से इस नियम को हमने यहाँ पर लिख दिया। यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है ना, ये सब संख्याएं हैं जिनके इकाई स्थान पे या तो 1 है या तो 9 है, और तब इसका जब यदि आप वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या के अंत में हमेशा आपको 1 ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस नियम को भी आप याद में रखेंगे। और देखिए आगे हमने यहाँ पर लिख दिया 10 का वर्ग। जब 10 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे आपको 100 प्राप्त होता है। ठीक है, जब 20 का वर्ग कर देंगे तो आपको 400 मिलेगा। जब 20 का 20 में गुणा कर देंगे, 80 का वर्ग कर देंगे तो आपको 6400 मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि यहाँ पे हमारे पास एक शून्य है। जब यहाँ पर एक शून्य वाली संख्याओं का आप वर्ग करेंगे ना तो यहाँ पे जो भी उसका वर्ग ज्ञात होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो दी गई संख्या है ये 10 है। 10 का जब भी आप वर्ग करेंगे तो आप, लेकिन हमारे पास 2 शून्य है। जब यहाँ पे 10 का आपने वर्ग कर दिया तो आपको 100 प्राप्त हुआ। ठीक है, 10 पर आप कुल 2 जीरो हो गए। पहले यहाँ पर 10 पर पहले 1 ही जीरो था, जब इसका आपने वर्ग कर दिया 10 पर जो 2 जीरो हो गया। यहाँ पर 20 था, यहाँ पे 20 का वर्ग किया आपने तो 20 पर पहले 1 जीरो था, अब कुल 2 जीरो हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे देख लीजिए हमारे पास 2 शून्य है। जब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 100 है, 100 का जब आप वर्ग कर देंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, आपको 10,000 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर शून्य के हिसाब से ध्यान दीजिए कि जब भी किसी संख्या का आप वर्ग कर दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 जीरो था तो इसके पास अब 4 जीरो हो गया। यहाँ पर 2 जीरो था तो यहाँ पर 4 जीरो हो गया। यहाँ पर भी 2 जीरो है तो यहाँ पर भी कुल 4 जीरो हो गया। और जो भी दी गई संख्या है इसका भी वर्ग हो रहा है साथ साथ। यहाँ पे 9 का वर्ग कर देंगे तो 81, और यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो। 7 का वर्ग 7 में गुणा कर देंगे तो 49, और यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो। यहाँ पर 2 का वर्ग कर देंगे तो 4, यहाँ पे 2 जीरो है तो 4 जीरो। तो इस प्रकार से जो दी गई संख्याएं रहेंगी वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इस प्रकार संख्याएं रहेंगी तब आप ध्यान में रखेंगे कि उनमें शून्य क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए। यदि उसमें आपको 1 जीरो मिल रहा है, ठीक है, बराबर के इधर जो भी यहाँ पे संख्याएं लिखी गई, यदि उसके पास 1 जीरो रहा या 3 जीरो हो गया, यदि विषम जीरो रहेगा तो हम लोग जो दी गई संख्याएं रहेंगी उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, उस पर कम से कम 2 जीरो होना चाहिए, और साथ साथ उसके साथ जो भी संख्या लिखा गया है ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, जो 4 है
यहाँ पे 1 हो गया, 4 हो गया, 64 हो गया, ये सब क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। और साथ साथ उनके साथ जो भी जीरो है वो उनकी संख्या सम में रहे, ठीक है, या तो 2 रहे, या तो 4 रहे, या 6 रहे, या 8 रहे, इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग समझ लेते हैं वर्ग संख्याओं के बीच संख्या है। यहाँ पर एक हमने लिख दिया, एक जो होता है एक का वर्ग एक में ही गुणा कर देंगे तो आपको सिंपल 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे 1 के बाद प्राकृत संख्या 2 प्राप्त हो जाएगा, फिर 3, फिर 4। 4 क्या होता है 2 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे ये वर्ग संख्या है ना, पूर्ण रूप से ये वर्ग संख्या है। 1 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद अब अगली वर्ग संख्या आपको कब मिलेगा, 4 के बाद 5 हमने लिख दिया, 6, 7, 8, 9। 9 होता है वो क्या होता है 3 का पूरी तरह से वर्ग होता है ना। तो यहाँ पर ये वर्ग संख्या है। हमने वर्ग संख्या के बारे में पीछे पढ़ा था कि यहाँ पे कोई भी संख्या लिखा रहेगा उसको हम लोग वर्ग संख्या तब कहेंगे जब उसके बराबर हम लोग किसी प्राकृतिक संख्या को लिखकर उस पर हम लोग घात 2 लिख सकते हैं तब, है ना। यहाँ पे 1 है, 1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 पर घात 2 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे 4 है, 4 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पर घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 9 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 पर घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 9 के लिए लिख सकते हैं, लेकिन बाकी इन संख्याओं के लिए हम लोग नहीं लिख सकते हैं ना। किसी प्राकृतिक संख्या पर घात 2 करके हम लोग नहीं लिख सकते। कोई और प्राकृतिक संख्या ऐसा नहीं हो सकता जिसका हम लोग उसी संख्या का उसी में गुणा करें तो हम लोग को ये संख्याएं प्राप्त हो, है ना। ये संख्याएं हम लोग को नहीं प्राप्त हो सकती, ठीक है, जो यहाँ पर ये संख्या लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए 9 बराबर यहाँ पे 3 का यह वर्ग हो जाएगा। फिर आपको अगली यहाँ पे 9 आपको एक वर्ग संख्या प्राप्त हुआ, फिर अगला कब आपको मिलेगा 9 के बाद 10 भी नहीं मिलेगा, 11, 12, 13, 14, 15, फिर आगे आपको जाकर 16 मिलेगा, है ना, जो कि क्या हो जाएगा 4 का वर्ग। अब इसके बाद आपको वर्ग संख्या कब मिलेगा, यहाँ पे 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से करते जाएंगे तो आपको फिर मिलेगा यहाँ पे 25, जो कि क्या मिलेगा आपको 5 का वर्ग मिलेगा। अब आपको प्रश्न पूछेगा ना कि दो वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं है ना। जैसे देखिए 1 और यहाँ पे 4 हो गया, है ना। 1 के बाद आपको अगली वर्ग संख्या आपको क्या मिल रहा है 1 के बाद डायरेक्ट आपको 4 मिल रहा है, तो 1 और 4 के बीच में वर्ग संख्या ऐसी कितनी संख्याएं आपको मिला जो वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 और 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। 2 और 3 क्या है वर्ग संख्याएं नहीं है। इसी प्रकार से फिर 4 के बाद आपको अगली वर्ग संख्या 9 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर ये सब क्या है 4 और 9 के बीच में कितनी है ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं है, तो वो 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो ऐसी कुल 4 संख्याएं आपको प्राप्त हो रही हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं है। और फिर 9 के बाद आपको अगली वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो रहा है 16, तो इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं ऐसी प्राप्त हो रही हैं जो वर्ग संख्या नहीं है, तो कुल यहाँ पे इतना, ठीक है 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, जो कि 3, 3, 6 इनकी संख्या कुल 6 है। 9 के बाद अगली वर्ग संख्या आपको 16 प्राप्त हो रहा है, तो उनके बीच में कुल यहाँ पे 6 ऐसी संख्याएं आपको प्राप्त हो रही हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं है। अब यहाँ पे 16 के बाद आपको डायरेक्ट 25 मिल रहा है। इन यहाँ पे 16 से 25 तक जाने में यहाँ पे ये दोनों तो वर्ग संख्या आपको मिला, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे कुल इतनी वर्ग संख्याएं नहीं है, ठीक है। ये जो संख्या है इनकी संख्या कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 मिल रहा है, और यहाँ पर आपको मिला था 3, 3, 6 मिल रहा था, और यहाँ पर आपको 4 मिला है, और यहाँ पर आपको 2 मिला है, ठीक है। 1, 4 के बीच में आपको ऐसी 2 संख्याएं मिली जो वर्ग नहीं है, और 4 के बाद 9 में यहाँ पर 4 के बाद आपको 9 वर्ग संख्या मिला, तो इनके बीच में कुल 4 ऐसी संख्याएं जो वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 मिला, यहाँ पर 8 मिला। इससे आपको यह निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच 2 n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं है, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पे दो वर्ग संख्याएं दे दी गई हैं, ठीक है, जो यहाँ पर एक को n से दर्शाया जाएगा और यहाँ पे n+1 होना चाहिए। इस कथन को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे यह क्रमागत होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 16 है और यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 पर घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसी की बात कर रहा है, इसी को n से दर्शा दे रहा है और इसी को n+1 से, है ना। 16 के बाद अगली संख्या 25 है, जिसको आप 5 पर घात 2 के हिसाब से दर्शा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पर घात 2 हो गया, यहाँ पे 4 पर घात मतलब यहाँ पर 5 पर घात 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर यह n हो जाएगा, ये n हो गया, और यहाँ पर यह n+1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे n के स्थान पर 4 है, और यहाँ पर 4+1, 5 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं 4+1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा। तो जो यहाँ पे छोटी संख्या रहेगा इसका आप क्या कर देना है सिंपल 2 गुना कर देना है ना। तो यहाँ पे जब 16 और 25 के बीच में आपको वर्ग संख्याएं पूछेगा कि ऐसी कितनी संख्याएं जो वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है यहाँ पे देख रहे हैं 16 को आप क्या लिख देंगे 4 का वर्ग करके लिख देंगे, तो यहाँ पर आप 4 को ले लीजिएगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे 16 के बाद आपको अगली वर्ग संख्या क्या मिलेगा 25, तो यहाँ पे 25 का जब आप इस प्रकार से लिख देंगे, मतलब किसी प्राकृतिक संख्या को लिखकर उस पर घात 2 के हिसाब से लिख देंगे 5 पर घात 2, तो यहाँ पर यह हो गया 4 पर घात 2, और यहाँ पर यह हो गया 5 पर घात 2। तो यहाँ पर आपने इसको लिख दिया 4, और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर यह ठीक है इसकी अगली संख्या होना चाहिए। 4 में जब 1 जोड़ देंगे तभी भी आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो 5 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं 4+1, तो इसको n से दर्शा देंगे, यहाँ पे n+1 होगा। तो यहाँ पे जो भी इसमें छोटी संख्या रहेगा इसमें आप सिंपल क्या कर देंगे 2 का गुणा। तो यहाँ पे जब 4 में 2 का आप गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यह पता चल गया ना कि 16 और 25 के बीच में आपको कितनी ऐसी संख्याएं प्राप्त होंगी जो कि पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग ऐसी संख्या कितनी मिलेगा आपको 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि पूर्ण वर्ग नहीं रहेंगी, ठीक है, वर्ग संख्या आपको नहीं प्राप्त होगा। आप गिन लीजिएगा यहाँ पर कितना मिला 3,
यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 2 8, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 25 के बीच में ऐसी आपको 8 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं है। एक बार और बताते हैं, चलिए इनको, इन दोनों संख्याओं को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 9 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, तो यहाँ पे 9 यदि 16 के बीच में हम लोग को वर्ग संख्याएं पूछेगा कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं, यहाँ पर ये 9 और 16 ये तो वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन इनके बीच में कितनी वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, 9 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 3 पर घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 16 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 पर घात आप 2 लिख सकते हैं ना। 4 का 4, जब 4 का 4 में गुणा कर देंगे तो 16 मिलेगा, 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो आपको 9 मिलेगा। तो यहाँ पर यह 3 हो गया और यहाँ पर यह 4 हो गया, तो यहाँ पर इसको सिंपल आप 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये तो 3 ही है, और यहाँ पे 4 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यह इसे n समझ लीजिए, अब इसको n + 1 समझ लीजिए। तो इसमें जो भी छोटी संख्या है इसमें आपको सिंपल क्या कर देना है, 2 का गुणा। जब 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इससे आपको यह पता चला कि 9 और 16 के बीच में आपको कुल ऐसी कितनी संख्याएं मिलेंगी जो कि वर्ग संख्या नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं की संख्या कितना है, 6 है, ठीक है। आप यहाँ पर गिनकर देख भी सकते हैं, ठीक है। 3 यह मिलेगा, 3 6, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, ठीक है। बाकी प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग हल भी करेंगे। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं विषम संख्याओं को जोड़ना। यहाँ पर एक क्या है, एक विषम संख्या है। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होंगी वो समझते हैं विषम संख्या है, और जो 2 से विभाजित हो जाता है वो सम संख्याएं रहती हैं। तो यहाँ पे विषम संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे एक है तो स्वयं यहाँ पे 1 बराबर 1 ही लिख देंगे, और एक को आप इस प्रकार से वर्क करके भी लिखेंगे। जब 1 का 1 में गुणा कर देंगे तभी भी आप सिंपल 1 ही प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब अगली यहाँ पर अगली विषम संख्या को जोड़िए। 1 में जब 3 जोड़ देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, 4 बराबर 2 का वर्ग। फिर यहाँ पर अगली विषम संख्या को ले लीजिए। यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 3 और फिर 5, ठीक है। जब इनका आप योग कर देंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 3 का वर्ग रहेगा, है ना। यहाँ पर एक विषम संख्या को लिया गया, यहाँ पे पहली 2 विषम संख्याओं का योग किया गया, ठीक है, जो कि 1 + 3 था। अब यहाँ पे पहली हमेशा शुरुआत से ही आप लेंगे, ठीक है, 1 से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहली 2 विषम संख्याओं को लिया गया, यहाँ पर पहली 3 विषम संख्याओं को जोड़ा गया, तो यहाँ पर हमेशा आपको एक वर्ग संख्या ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब यहाँ पर पहली आपने 4 विषम संख्याओं को लिया तो आपको योगफल करने पर 16 प्राप्त हुआ, जो कि 4 का वर्ग है ना। तो यहाँ पर भी पहली 4 विषम संख्याओं को जोड़ने पर आपको एक वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब जब इसी प्रकार से पहली आप 5 विषम संख्याओं को लेंगे तो जोड़ने पर आपको 25 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 5 का वर्ग। तो यहाँ पर पहली 5 विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी आपको एक वर्ग संख्या ही प्राप्त होगा। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला कि पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n² है। प्रथम जितनी विषम संख्याओं को आपको योगफल करना है, प्रथम 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, प्रथम जितनी भी लेंगे, है ना, शुरुआत से ही आप लेंगे तो उतना है, जितनी आपको विषम संख्याएं रहेंगी उनका योगफल n² ही प्राप्त होगा। मतलब जो भी विषम संख्याओं की संख्या रहेगा उसका आपको वर्ग ही प्राप्त होगा। जैसे देखिए यहाँ पर प्रथम हमने 5 लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या मिला, 5 का स्क्वायर ही प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर पहली 5 विषम संख्याओं को लिया गया तो आपको 5 का वर्ग प्राप्त होगा, है ना। 5 का वर्ग कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर प्रथम 3 विषम संख्याओं को लिया गया तो यहाँ पर कितनी संख्याएं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 का आपको वर्ग प्राप्त हो रहा है ना। जब 3 का वर्ग कर देंगे तो आपको सिंपल 9 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको जितनी भी विषम संख्याओं को जोड़ना रहेगा, शुरुआत से जितनी भी विषम संख्याओं को जोड़ना रहेगा और यहाँ पे उनकी जितनी भी संख्या रहेगा उसका वर्ग कर देंगे तो जो दी गई विषम संख्याएं रहेंगी उनका आपको योगफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या हो गए, यही आपको बताना है। तो इस प्रकार से फर्स्ट लेकर यहाँ पे 10, कुल 10 प्रश्न आपको दे दिए गए। यहाँ पे संख्याएं दे दी गई, इनका आप वर्ग करेंगे ना तो आपको इकाई अंक क्या प्राप्त होगा उसको आपको सिंपल बताना है। तो देखिए यहाँ पर 81 दे देगा ना, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दे देगा जैसे 11 का आप वर्ग कर देंगे तो 121 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पे देख रहे हैं इकाई अंक इसका 1 है, तो जब आप वर्ग कर देंगे तभी भी इसका इकाई अंक आपको 1 ही प्राप्त हो रहा है। जब यहाँ पे संख्या 12 है, 2 है, तो 2 का आप वर्ग करने पर आपको 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 3 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे 9 प्राप्त हो रहा है, ठीक। 14 में इकाई अंक 4 है, तो यहाँ पर जब इसका वर्ग कर देंगे तो आपको 4 के स्थान पर आपको वर्ग करने पर इकाई अंक आपको 6 प्राप्त हो रहा है। 15 का जब इकाई अंक करेंगे, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कि जो भी संख्या है इसका इकाई अंक 5 है, जब आप इसका वर्ग करेंगे ना तो इकाई अंक फिर भी आपको 5 ही प्राप्त हो रहा है। 6 रहेगा तो फिर 6 मिल रहा है, 7 रहेगा तो 9 मिल रहा है, 8 रहेगा तो 4 मिल रहा है, और 9 रहेगा तो फिर आपको 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और 0 रहेगा तो 00, इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। तो इसको आप याद किस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पर 1 का आप सिंपल वर्ग करिए, जब 1 का आप वर्ग कर देंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। जब 2 का वर्ग कर देंगे तो क्या आपको मिलता है, 2 दूना 4 मिलता है, तो यहाँ पर 4 आप लिख देंगे। जब 3 का वर्ग कर देते हैं तो 3 3 9 आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे इसको, है ना। 4 का 4 में जब गुणा कर देते हैं, 4 का 4 में गुणा कर देंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा, 16 को 6 लिखते हैं। तो यहाँ पे जब 15 मतलब 5 समझ लीजिए, 5 का जब 5 में गुणा कर देंगे तो 25 को 5, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी यहाँ पर संख्याएं लिखेंगे आपको सिंपल इसका वर्ग कर लेना है ना। जब इकाई अंक जब 1 आप वर्ग कर देंगे, मतलब यहाँ पे 81 है, 81 का 81 में गुणा करके लिखने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इकाई अंक से ही आप पता कर लीजिए, जब यहाँ पे 1 में का गुणा कर देंगे तो आपको 1 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार हम गुणा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यह हो क्यों रहा है, देखिए जब 81
81 का आप 81 में गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। जब 1 का 8 में गुणा कर देंगे तो गुणनफल 8 प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 8 का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 एकम 8 यहाँ पर हो जाएगा और 8 बाटे 64 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पहला अंक है, जो इकाई का अंक रहेगा वो हमेशा इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल से प्राप्त होगा जो स्वयं ये संख्या है। 1 का 1 में गुणा कर देंगे, इकाई अंक के स्थान पर तो यहीं रहेगा, बाकी यहाँ पर जब दूसरी संख्या गुणा किया जाता है तो एक स्थान हम लोग बाएं से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दाएं के अंक से हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं जब भी आप गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पर जब यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे तो 81 आपने लिख दिया। जब फिर आप 8 से गुणा करने गए, मतलब इसमें जो भी दूसरी संख्या रहेगी जब भी आप गुणा करने जाएंगे तो यहाँ पे इसको आप क्या लिखेंगे, दाएं के सामने आप लिखते हैं ना। और फिर यहाँ पे 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का 6 81 लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 6। यहाँ पे गुणनफल करने पर आपको इतना प्राप्त हुआ। तो आपको सिंपल क्या कर देना है, जो भी दी गई संख्या रहेगी, यहाँ पर जैसे 272 है जो दूसरी संख्या है, तो यहाँ पर जो 272 का 272 में आप गुणा कर देंगे तो पहली संख्या तो यहाँ पे 2 दूना 4 4 ही रहेगा, बाकी यहाँ पर गुणा करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 7 14 को 4, फिर इस प्रकार से लिखेंगे। और फिर जब यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे तो फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जब 2 से फिर आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप सैकड़े के स्थान से इसको लिखना प्रारंभ करेंगे, है ना। तो जब इसको जोड़ेंगे, जब आप इसको योगफल करेंगे तो हमेशा इकाई अंक यहीं रहेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2 में 2 का गुणा करने से ही आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो सिंपल इस बात को आप याद में रखेंगे। जब 9 का 9 में गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 81, ठीक है। 9 का जब 9 में आप गुणा करेंगे पहली बार तो आपको 81 मिलेगा, तो 81 को सिंपल आप क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, क्योंकि हम लोग को इकाई अंक से ही मतलब है, ठीक है। सिंपल इसी प्रकार से बस इसको हम लोग सबको नोट करते हैं। तो जब यहाँ पे 81 का आप 81 में गुणा कर देंगे तो इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, इकाई अंक से ही पता कर लीजिए। 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो आपको 1 ही प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है, 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो आपको 4 मिलेगा। 9 का 9 में गुणा कर देंगे तो आपको 81 मिलेगा, तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमने 1 लिख दिया थर्ड वाले के लिए। यहाँ पे चौथे में यहाँ पे 3 है, 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो आपको 9 मिलेगा। तो यहाँ पर चौथे के लिए जब इस संख्या का आप वर्ग कर देंगे तो उसका इकाई अंक आपको 9 प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 ये संख्या है, जब इसका आप वर्ग कर देंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 4 चौका 16, तो 16 को 6 हो जाएगा, ठीक है। यही इकाई अंक आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर 7 है, 7 का 7 में गुणा कर देंगे तो 49 को यहाँ पे 9 मिलेगा, ठीक है। इकाई अंक यहाँ पर आपको 9 मिलेगा। 8 का 8 में गुणा कर देंगे तो 8 8 है 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64 को 4, यहाँ पे इकाई अंक आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। जब इस संख्या का इसी में गुणा कर देंगे, जो इस संख्या का आपको वर्ग प्राप्त होगा उसका इकाई अंक 4 रहेगा। यहाँ पे 0 है तो 0 का 0 में गुणा कर देंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर इकाई अंक आपको 0 मिला। और यहाँ पे 9वें वाले प्रश्न में इकाई अंक 6 में 6 का गुणा कर देंगे तो 6 6 का 36 होता है, 6 का 6 गुणा कर देंगे तो 36, तो 36 को इकाई अंक आपको 6 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पे 5 है, 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपको 25 प्राप्त होगा, तो भी इकाई अंक आपको 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न इस प्रकार से हल हो गया। जो भी दी गई संख्या है तो उसका आप वर्ग करेंगे और वर्ग करके इकाई अंक क्या प्राप्त होगा यही आपको लिखना था। तो इकाई अंक जो भी आपको संख्या दिया रहे उस संख्या का इकाई अंक जो भी रहे उसका उसी में गुणा कर दीजिए, और उसको गुणा करने पर जो आपको इकाई अंक प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पर 7 है, 7 में 7 का गुणा कर देंगे तो आपको 49 मिलेगा, 4 और 9 मिलेगा, तो उसमें से हमेशा आपको इकाई अंक को ले लेना है ना। तो इस प्रकार से दी गई संख्याओं का वर्ग करने पर जो भी इकाई अंक प्राप्त होगा उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रश्न 2 दे देगा, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो यहाँ पर जो संख्याएं लिखी गई है ना, यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका क्या कारण है आप बताइए। तो यहाँ पे देख रहे हैं इकाई अंक पे यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 3 है। देखिए जब यहाँ पर आपने वर्ग करके लिखा हुआ है ना, तो जब 1 का वर्ग कर देंगे तो एक आपको प्राप्त हो जाएगा इकाई अंक, और यहाँ पे जब 2 का कर देंगे तो इकाई अंक आपको 4 मिलेगा। यहाँ से समझते हैं, जब यहाँ पे 11 का आप 11 में गुणा कर देंगे तो 121 मिलेगा, इकाई अंक का आपको क्या मिला, 1 मिला। जब यहाँ पे 12 का 12 में गुणा कर देंगे तो 144 मिलेगा, तो यहाँ पे इकाई अंक 4 मिला। यहाँ पे जब 13 का 13 में गुणा कर दे रहे हैं तो इकाई अंक 9 मिला है। 14 का 14 में गुणा कर रहे हैं तो इसी प्रकार से आपको इकाई अंक 6 मिला है। तो यहाँ पे देख लीजिए इकाई अंक क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर किसी भी संख्या, अब इस प्रकार से अगली संख्या आपको क्या मिलता है, 31। जब 31 का 31 में आप गुणा कर देते तब आपको क्या मिलता, इकाई अंक हमेशा आपको 1 ही मिलता। फिर जब यहाँ पे 32 का 32 में गुणा करते हैं तभी भी इकाई अंक आपको 4 मिलता। फिर यहाँ पर 33 का 33 में गुणा करते हैं तो इकाई अंक आपको यहाँ पे 9 ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यही संख्याएं हो सकती है। यदि यह जो भी दी गई संख्या रहेगा, यदि उसको हम लोग वर्ग संख्या कब कहेंगे, जब उसका इकाई अंक 1 4 9 6 5 इस प्रकार से समाप्त हो, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से वो होना चाहिए, इकाई अंक उसका 1 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए। और यहाँ पे 4 के बाद चलिए हम लोग 5 को लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर 6 भी हो सकता है, ठीक है। और 6 के बाद यहाँ पे 7 नहीं हो सकता, इसमें 8 नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे देख लीजिए 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है, ठीक है, 9 होगा।
और फिर यहाँ पे जीरो। लेकिन हम लोग जीरो में भी ध्यान देंगे कि यहाँ पे डबल जीरो आना चाहिए, ठीक है। जीरो हो सकता है लेकिन कब होगा, इसकी संख्या सम होना चाहिए। साथ साथ जो भी यहाँ पर संख्या लिखी गई रहे गुणनफल में, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। कि यहाँ पे जो भी संख्या रहे वह भी वर्ग संख्या एक रहे और साथ साथ जीरो की संख्या सम रहे, या 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, इस प्रकार से होना चाहिए। तब जो भी दी गई संख्या रहेगी वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, ठीक है। और देखिए हम लोग किन किन को नहीं लेंगे, ठीक है। नहीं वालों को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 को नहीं लिख सकते हैं ना। इकाई अंक देख लीजिए, इसमें किसी का 2 नहीं है, ठीक है। जो भी यहाँ पर संख्याएं हैं, संख्याओं में तो हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे जैसे 12 संख्या है, 12 का जब आप वर्ग कर देंगे ना, तो वर्ग करने पर आपको 144 प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको किसी का इकाई अंक आपको 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 नहीं मिलेगा, साथ साथ 3 नहीं मिलेगा, और यहाँ पे 4 मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है, लेकिन 7 नहीं मिल सकता, ठीक है। 7 के बाद यहाँ पर आपको 8 अंक भी नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी संख्या को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोल सकते जब उसका इकाई अंक 2 रहे और 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहेगा तो इसमें आएगा, ठीक है, वर्ग संख्या में आएगा। और यहाँ पे उसका जीरो, जब भी यहाँ पर देखेंगे ना जीरो में रहे तो उनकी संख्या सम होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। बाकी देख लीजिए इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब इकाई अंक 7 मिलेगा तो जो यहाँ पे दी गई संख्या है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी दी गई संख्या रहे उसे पूर्ण वर्ग होने के लिए उसका इकाई अंक या तो 1 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 0 रहे, इस प्रकार से उसका इकाई अंक होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर 3 दे देगा तो यहाँ पर 3 भी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 8 दे देगा तो 8 भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 दे देगा तो 2 भी, यहाँ पर 2 भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 0 दे देगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना कि यहाँ पे 0 की संख्या क्या है, विषम है, ठीक है। तो यहाँ पे यह नहीं हो सकता। यदि यहीं 4 0 रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 0 है तो 3 0 है तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 0 को इसमें भी हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। 0 को भी हम लोग इसमें सम्मिलित कर देते हैं, क्योंकि यदि उनकी संख्या सम रहेगा तो इसमें सम्मिलित हो जाएगा और विषम रहेगा तो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी हमने इसमें सम्मिलित कर दिया, यह विषम के लिए और यहाँ पे सम के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर इसका इकाई अंक 2 है तो यह भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए जो 0 है, 0 की संख्या क्या है, 3 है, 1, 2, 3, तो यह इसमें सम्मिलित होगा, है ना। यहाँ पर 4 रहता तो हम लोग इसको इसमें लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है तो हम लोग इसको इसी मिलेंगे। यहाँ पर जो यह दी गई संख्या है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इकाई अंक 0 है लेकिन इनकी संख्या सम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब भी विषम रहेगा तो उसको हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे। जो इस प्रकार से संख्याएं रहेंगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे 2 रहता तो हम लोग इसको इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ पर यह नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक इसका 0 है, ठीक है। कारण यही होगा, हम लोग लिख देते हैं ये संख्याएं यहाँ पे इन पर समाप्त हो रही है ना। ये संख्याएं 2, 3, 7, 8 और कामा 0 ये विषम के लिए, ठीक है। ये इस पर समाप्त होती है। ये जो दी गई संख्याएं हैं वो 2, 3, 7, 8, 0 पर समाप्त होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो नीचे दी गई संख्या है ना वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए बाकी इसको हम लोग सबको नोट कर देते हैं ना। जो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न दे देगा ना, फर्स्ट प्रश्न में यहाँ पे इकाई अंक आपको क्या दे देगा, 7 है, तो यहाँ पर यह 7 है, इसलिए यहाँ पर यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पर सेकंड वाले प्रश्न में आपको 3 दे देगा, और यहाँ पे थर्ड वाले प्रश्न में इकाई अंक 8 दे देगा, और यहाँ पे थर्ड हो गया। यहाँ पे फोर्थ में आपको इकाई अंक आपको 2 दे देगा, और यहाँ पे 0 दे देगा, इनकी संख्या विषम था, और यहाँ पर 2 दे देगा छठे में, और सातवें में आपको 0 दे देगा जो कि इनकी संख्या कुल 3 था। 4 रहता तो यहाँ पर हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या में इसको सम्मिलित कर लेते हैं ना। बाकी यहाँ पर जो भी संख्याएं दी गई हैं यह सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए आपको कारण पूछा था, है ना। और यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पर भी 0 था, इनकी संख्या विषम था, इसलिए ये जो संख्याएं थी, ये जो दी गई संख्याएं थी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हुई, क्योंकि इनका जो भी इकाई अंक था वो इकाई अंक इस पर समाप्त हो रहा था, 2, 3, 7, 8, 0 पर समाप्त हो रहा था। इसलिए जो यहाँ पर जो दी गई संख्याएं थी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं थी। यदि पूर्ण वर्ग संख्याएं होता कब, जब यहाँ पर इनका इकाई अंक होता 1 होता, 4 होता, 5, 6, 9, 0 इस प्रकार से होता, तब वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती। प्रश्न नंबर 3 दिए गए हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे संख्याएं दे दी गई हैं, अब इसका वर्ग आपको बताना है। वर्ग करने पर यहाँ पे विषम संख्या होगा, इस प्रकार से आपको बताना है। तो यहाँ पर 431 है, तो यहाँ पर आप इन संख्याओं का जो हमने जिन संख्याओं का वर्ग लिखा है ना इनके हिसाब से आप समझिए। यहाँ पे 11 दे देगा, 11 यहाँ पे संख्या है ना, तो इसका इकाई अंक 1 है, तो यहाँ पे इस प्रकार से भी जो भी आपको संख्या मिल रहा है ये एक विषम ही संख्या प्राप्त हो रहा है ना। इकाई अंक जिन भी संख्याओं का इकाई अंक रहेगा इस प्रकार से 0 रहे, 2, 4, 6, 8 रहे, है ना, तो इस प्रकार से इकाई अंक आपको प्राप्त होगा, तो वो सब संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, सम संख्या का
इकाई अंक क्या रहता है, या तो 0 होना चाहिए या 2 4 6 2 4 6 8 इस प्रकार से होना चाहिए। और ये वहीं विषम संख्या, विषम संख्या का इकाई अंक होता है 1 होता है, 3 हो गया, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 5, फिर यहाँ पे 6 इसमें रहेगा, 7 इसमें रह जाएगा और 8 इसमें रहेगा। सम संख्या का इकाई अंक 8 होता है और यहाँ पर 9 इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये होता है विषम संख्याओं के लिए उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9 होना चाहिए, और सम संख्याओं का इकाई अंक ये होता है। तो इसमें से देख लीजिए, आप यहाँ पर देखेंगे ना कि जो भी यहाँ पर एक विषम संख्या आप ले रहे हैं, जब इसका आप वर्ग कर दे रहे हैं ना, 11 क्या है, एक विषम ही संख्या है, जब आप इसका वर्ग कर दें तो इकाई अंक आपको 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से विषम संख्या था तो आपको विषम ही संख्या प्राप्त हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं 12 क्या है, एक सम संख्या है, तो यहाँ पे 12 सम संख्या, इकाई अंक 2 है ना, तो यहाँ पे सम संख्या है, जब इसका आप वर्ग कर दे रहे हैं तो इकाई अंक आपको 4 मिला है। तो यहाँ पे सम संख्या है तो यहाँ पे इसका वर्ग करने पर भी आपको सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। 13 क्या है, विषम संख्या है ना, तो यहाँ पे क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है तो यहाँ पे विषम संख्या है, जब आप इसका वर्ग कर दे रहे हैं तो आपको एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है जो कि आपको 9 प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पे 14 क्या है, एक सम संख्या है, जब इसका आप वर्ग कर दे रहे हैं तो 196 प्राप्त हो रहा है। तो इकाई अंक यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जो दोनों संख्या है, यहाँ पर जो भी संख्या था उसका वर्ग भी, ये दोनों संख्याएं क्या है, यह सम संख्या है, और 15 है, इकाई अंक 5 है, ये विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है, इसका वर्ग कर दे रहे हैं तो इकाई अंक आपको 5 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर विषम संख्या था 15, 15 का जब आपने वर्ग कर दिया तभी भी आपको इकाई अंक 5 ही मिला है ना। तो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर 16 है, इनका देख रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों संख्याएं समी संख्या आपको प्राप्त हो रहा है। 16 का वर्ग एक सम संख्या मिला, 17 एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग क्या मिला, एक विषम संख्या मिला, क्योंकि इकाई अंक इसका 9 है। यहाँ पे 18 इसका वर्ग कर देने पर यहाँ पे इकाई अंक देख रहे हैं 8 है, तो ये एक सम संख्या है, और इसका जब वर्ग कर देने तो इकाई अंक आपको 4 मिला, तो यहाँ पर भी एक सम संख्या है। तो इससे आपको यह आइडिया लग गया ना कि जो भी सम संख्या रहेगा उसका वर्ग कर देंगे तो एक आपको सम संख्या प्राप्त होगा। यदि कोई विषम संख्या रहेगा, है ना, यदि कोई विषम संख्या है, यदि आप उसका वर्ग कर देंगे तो आपको विषम संख्या मिलेगा। यदि कोई सम संख्या है उसका वर्ग कर देंगे तो आपको सम संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इससे आपको यह आइडिया लग गया। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आपको विषम संख्या होगा, विषम संख्या प्राप्त करना है तो यहाँ पर संख्या भी आपका विषम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे संख्या क्या है, 431 है, 431 का जब आप वर्ग कर देंगे तो इकाई अंक इसका क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, है ना। बाकी यहाँ पे विषम संख्या से भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे विषम संख्या है ना, इकाई अंक 1 है, जब इकाई अंक 1 रहेगा तो यहाँ पर ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग कर देंगे तो आपको एक विषम संख्या मिलेगा। तो इसको हम लोग विषम संख्या, इसको हम लोग नोट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 है, जब 6 का वर्ग कर देंगे इकाई अंक 6 है, तो जब आप इसका वर्ग कर देंगे तो 36 मतलब 6 आपको मिलेगा इसका इकाई अंक। ठीक है, वर्ग करने पर तो इसको हम लोग नहीं सम्मिलित कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर यह क्या है, एक सम संख्या है, और सम संख्या का वर्ग कर देंगे तो सम संख्या मिलेगा। इसको हम लोग सम्मिलित कर लेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक 9 है, जब 9 का वर्ग कर देंगे तो 9 9 81, इकाई अंक आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर एक विषम संख्या है और विषम संख्या का वर्ग कर देंगे तो एक विषम संख्या ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर इकाई अंक 4 है ना, तो यहाँ पर 4 है, जब इसका हम लोग वर्ग कर देंगे, यहाँ पे एक सम संख्या है तो इसका वर्ग कर देंगे तो हमेशा एक आपको सम ही संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग किसको सम्मिलित करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट को और यहाँ पे थर्ड को, हम लोग यहाँ पे इसको नहीं, सेकेंड वाले को और यहाँ पे फोर्थ वाले को, इनको हम लोग नहीं सम्मिलित कर सकते क्योंकि इनका वर्ग आपको सम संख्या प्राप्त होगा, यह दोनों विषम संख्या है तो इनका वर्ग आपको विषम संख्या प्राप्त होगा। लिख देते हैं यहाँ पर, विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम संख्या प्राप्त होता है, इसलिए आपको उत्तर कौन सा बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट बनेगा और यहाँ पर आपको थर्ड बना। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में जो भी यहाँ पे दो संख्याएं लिखी गई हैं ये विषम संख्या है। यहाँ पे एक में आपको दे देगा 431 और यहाँ पे 7779 दे देगा। ठीक है, ये दोनों संख्याएं क्या विषम संख्याएं और इनका हम लोग जब वर्ग कर देंगे तो एक आपको विषम संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड वाला उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दे देगा, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान आपको दे देगा, इसी को भरना है। तो जब 11 का 11 में गुणा किया जाता है, 11 का वर्ग 121 होता है, जब 121 का यहाँ पर वर्ग कर देते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होता है 10201। तो इसे यहाँ पर जब 1001 का वर्ग किया गया ना तब आपको प्राप्त हुआ 1002 और फिर यहाँ पे 001 इस प्रकार से मिला। तो आप इसके बाद आप आइडिया लगाइए कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुल बीच में 4 जीरो, फिर 1 है, जब इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इसके बीच में कुल कितने आपको जीरो प्राप्त होगा, इस प्रकार से आइडिया लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई जीरो नहीं था तो यहाँ पर 121 मिला। जब यहाँ पर देख रहे हैं 101 तो 1 जीरो मिला ना, तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, बीच में 2 ही है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी आपको 2 दे देगा। तो यहाँ पर 2 के जस्ट बगल में यहाँ पे 1 जीरो था तो इसके बगल में यहाँ पर भी 1 जीरो और इसके बगल में भी 1 जीरो। जब यहाँ पर देख रहे थे 1 और 1 के बीच
बीच में यहाँ पर 2 जीरो था, तो यहाँ पर 2 और 1 के बीच में 2 और 1 के बीच में यहाँ पर 2 2 जीरो को प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जब 1001 का वर्ग किया गया तो यहाँ पे इनके बीच में कुल 2 जीरो था, तो यहाँ पर आपको मिला 1, फिर इसके बाद 2 जीरो, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 जीरो, फिर 1। तो इस प्रकार से आइडिया लगाइए कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 1 है, इसके बीच में कुल कितना जीरो है? 4 जीरो है। तो 4 जीरो यहाँ पर भरा जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर बीच में तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 जीरो इधर, 2 जीरो उधर, ठीक है, दाएं बाएं 2 जीरो लगाया गया है 2 के, तो यहाँ पर है कुल 4 जीरो, तो 4 जीरो यहाँ पर भी लगेगा, इधर भी, और 4 जीरो यहाँ पर भी, 1 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार से आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पर यदि अलग से लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे इसको, फिर 1 2 3 4 जीरो, फिर 2 रहेगा, फिर 1 2 3 4 जीरो, फिर 1 रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से रहेगा। अब इसको आप बताइए किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर आप सिंपल आपको लिखना है 1, सबसे बाद का अंक 1 है, और देख रहे हैं हमेशा इकाई अंक भी 1 है, ठीक है। तो सबसे बाद का एक अंक तो 1 ही हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको कुल कितने जीरो लगाने हैं, उसके बाद आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे 3 3 6, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पे 4 5 6, फिर आपको 2 लिखना है, फिर यहाँ पर भी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर 1, इकाई अंक तो हमेशा 1 रहेगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से भी आपको ये पैटर्न दे दिया गया था ना, इसी से आपको आइडिया लगाकर आपको आगे के यहाँ पर जो भी रिक्त स्थान था उसको आपको भरना था, है ना। तो हमने भर दिया। यहाँ पर 1 और 1 के बीच में 1 जीरो आ रहा था, तो यहाँ पर बीच में तो 2 ही लिखा था, इसके बाएं साइड भी 1 जीरो लिखा था और दाएं साइड भी 1 जीरो था। यहाँ पर 1 और 1 के बीच में यहाँ पर इकाई जो यहाँ पर पहला अंक था, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर बाद वाला भी अंक 1 ही था। और यहाँ पे देख लेते हैं जो इसके ठीक बीच में, तो ठीक बीच में हमेशा 2 रहेगा, और यहाँ पे इसके बाएं साइड भी 2 जीरो और दाएं साइड भी 2 जीरो। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थान था तो इसको हमने भर दिया है। सबसे बाद का अंक 1 था और इकाई अंक 1 था, और इसके ठीक बीच में 2 रहेगा, ठीक है, और 2 के बीच में यहाँ पर आपको 4 जीरो लिखना था, और यहाँ पर उसके बाद भी यहाँ पर 4 जीरो, ठीक है, बाएँ और दाएँ भी 4 से जीरो रहेगा। इसी प्रकार से हमने इसको भर दिया। यहाँ पर जो सबसे बाद का अंक था 1 था, और इकाई अंक भी इसका 1 था, और ठीक बीच में 0 रहेगा, और इसके यहाँ पे 2 के दाएँ और बाएँ यहाँ पे कुल 3 3 6 जीरो प्रतिस्थापित कर दिया हमने, ठीक है। 6 जीरो यहाँ पर, 6 जीरो यहाँ पे, बस इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो 1 में आपको यहाँ पर इस प्रकार से भरना था, 1, फिर यहाँ पे 4 जीरो, फिर 2 था, फिर यहाँ पे 4 जीरो, फिर 1 था। 1 में यह भरना था, और जो दूसरा रिक्त स्थान था यहाँ पर ये भरना था, है ना। यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे 6 जीरो, 3 4 5 6 जीरो, फिर 2, फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है, और फिर बाद में 1। इसी प्रकार से इसमें कुल 2 ही रिक्त स्थान थे, यहाँ पे दोनों रिक्त स्थानों को हमने भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न हल हो गया। प्रश्न 5 दिए गए, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर इसको देखिए और इसको भरने का प्रयास कीजिए। तो 11 का वर्ग कर देंगे तो 121 मिलेगा। जब यहाँ पे 1 और 1 के बीच में यहाँ पर 0 प्रतिस्थापित कर दिया तो यहाँ पर 1, यहाँ पे पहला अंक तो 1 ही मिला, दूसरा अंक 1 मिला, और यहाँ पर मतलब दूसरा अंक यहाँ पर जो 2 था यहाँ पर मिला ठीक बीच में, और यहाँ पर 1 मिला, और उसके अगल बगल क्या हो गया, 0 हो गया। और देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 किया गया, तो इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ आपको वर्क करने पर। यहाँ पे 1 0 1 0 1 का वर्क किया, तो यहाँ पे 1 फिर 0 फिर 2 फिर 0 और फिर 3 फिर 0 फिर यहाँ पे 2 फिर 0 फिर 1। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लगाना है कि किस प्रकार से हम लोग इस वाले को भरेंगे, है ना। तो यहाँ पर आइडिया लगे कि किस प्रकार से ये कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 लिख दे रहा है, फिर यहाँ पे 0 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1, है ना। एक बार यहाँ पर आगे बढ़ रहा है ना, 1 से गया 2 पे, 2 से जा रहा है 1 पे, लेकिन बीच में यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 से देखिए यहाँ पर 3 तक गया, 3 से फिर घट रहा है ना, सबके बीच में 0 तो है ही, यहाँ पे घट रहा है, फिर 3 के बाद 2, फिर 2 के बाद यहाँ पर 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो 0 वाला अंक थे इनको ध्यान में देखिए। यहाँ पे 1 और 1 कुल 2 अंक था, और उसके बीच में 0 था, तो यहाँ पे 2 तक बढ़ा गए, है ना। यहाँ पे 1 से गया 2 से, 2 के बाद फिर 1 पर आ जा रहा है ना, और उसके बीच में 0 तो है ही। तो यहाँ पर देखिए 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 फिर 1 है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 तक आगे बढ़ रहा है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे सबके बीच में 0 तो है, तो यहाँ पे 3 तक आगे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 1 तक फिर वापस चला जा रहा है ना। तो इस प्रकार से इसमें आईडी लगाइए। यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे आपको 4 तक आगे बढ़ना है ना। भरते हम, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 0 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर 0, फिर 3 हो गया, फिर यहाँ पे 0, फिर हो गया 4। अब 4 के बाद हम लोग नीचे जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 तक हम आगे गए, क्योंकि इसमें 3 तक था, 1 2 3 था, तो यहाँ पे 3 तक बढ़ा था, फिर यहाँ पे घटते क्रम में था, यहाँ पे 4 तक गए, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 0,
फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पर 1 हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। यही भरा जाएगा। बाकी चलिए इसमें भी आप आइडिया लगाइए। देखिए यहाँ तक 5 तक जा रहा है ना, यहाँ पे 5 तक, तो इसको हम लोग किस प्रकार से भर देंगे। यहाँ पे वर्ग है, जिस संख्या का यहाँ पे वर्ग लिखा गया है इसको आपको बताना है ना कि यहाँ पे कौन सी संख्या थी। तो यहाँ पे देखिए 5 तक आगे बढ़ा हुआ है तो हम लोग 5 तक लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 0, फिर 1 हो गया, फिर 0, फिर 1 हो गया, फिर 0, यहाँ पे फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुल 4 तक लिख दिया, ठीक है। बाकी अभी हम लोग को लिखना है 0 और 1 हमने लिख दिया, 5 तक हमने लिख दिया। तब यहाँ पर 5 तक आप बढ़ते जाएंगे और फिर 5 के बाद घटते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 1 0, फिर 1 0 1 0 1, ठीक है। इस प्रकार से 5 तक, इसी प्रकार से आपको आइडिया लगाना था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट के लिए नोट कर देते हैं। यहाँ पर पहला जो हमने यहाँ पर रिक्त स्थान था इसको भरा, यह था आपका 1 0 2 0 3 0 3 0, फिर यहाँ पे 4, फिर 0, फिर 3 0, फिर 3 0 2 0 1। इसी प्रकार से था, हमने पहले वाले को भरा। चलिए दूसरा वाला यहाँ पर था जो यहाँ पे वर्ग भरना था। यहाँ पर 5 तक था, 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ पर 1 2 3 4 तक हो गया, यहाँ पर 1 5, ठीक है। इतना तक ही आपको भरना था। इसी का वर्ग आपको बताना था। इसी का वर्ग जो यहाँ पर हमने ये संख्या लिखा, इसका आप वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर आपको यही संख्या प्राप्त होगा, है ना। तो इसको हमने लिख दिया जो कि था 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसी संख्या का वर्ग। प्रश्न 6 दे दिए गए प्रतिरूपों का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे प्रतिरूप दे दिया गया, यहाँ पे दे दिया गया 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग दे दिया गया। फिर आपको लिखा गया है 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग बराबर यहाँ पे 7 का वर्ग है ना। तो इसी प्रकार से, और यहाँ पर लुप्त संख्या यहाँ पर ये है, ठीक है। और यहाँ पर एक लुप्त संख्या है और यहाँ पर भी है। इनको आपको बताना है। तो देखिए इसको आप आइडिया लगाए कि यहाँ पर इसको किस प्रकार से ये कर रहा है। देखिए यहाँ पर जब 2 में आप 1 का गुणा कर देंगे तो 2 मिलेगा, देखिए। और यहाँ पे ये सब पे लागू होना चाहिए, है ना, ऐसा आप तर्क लगाएंगे। यहाँ पे जब 1 में 2 का गुणा कर देंगे तभी भी गुणनफल आपको 2 मिलेगा। और फिर यहाँ पर उससे ये योगफल आगे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब 2 में 3 का गुणा कर देंगे 2 3 6 मिलेगा, 3 में 4 का गुणा कर देंगे 3 चौका 12 मिल जाएगा, 4 में 5 का गुणा कर देंगे आपको 20 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पर 1 में जब 2 का गुणा करके 1 में 2 का गुणा करके गुणनफल आपको 2 लिख दे रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख दिया है 3। देखिए यहाँ पर 6 लिखा है तो यहाँ पर लिखा है 7, यहाँ पे 12 लिखा है तो यहाँ पे 13, तो यहाँ पर 20 रहेगा तब 21 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 31 है, सब पर ये नियम लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दे रहा है कि यहाँ पर +1 कर दे रहा है, ठीक है। +1 करके यहाँ पे 2 में 1 करके 3 लिख दिया गया है ना। यहाँ पे ये सब पे लागू हो रहा है, ये जो नियम हमने बताया ये सब पे लागू हो रहा है कि यहाँ पर जो पहली 2 संख्याओं का वर्ग लिखा गया है ना, इनका वर्ग करके तीसरी संख्या को लिखा गया है ना। यहाँ पे 3 का 4 में गुणा कर देंगे तो 12 आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने बताया। यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे 2 में जब 3 का गुणा कर देंगे तो आपको 6 मिलेगा, ठीक है, 6 मिला। और 6 में फिर क्या कर देंगे, आप 1 जोड़ देंगे तो आपको 7 मिलेगा, यहाँ पर 7 मिल रहा है ना। तो इसी प्रकार से आपको करना है। अब लुप्त संख्याओं के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं। जब 4 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपको 4 में जब 5 का गुणा कर देंगे तो आपको 20 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 20 भरना है, 20 का वर्ग यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और जब 20 में आप 1 जोड़ देंगे तो 20 में आप जोड़ देंगे तो 21, तो यहाँ पर आपको 21 तो लिखा हुआ है, बस यहाँ पर यही मिसिंग था, तो इसी को आपको बताना था। तो इसको हम लोग भर देंगे। चलिए यहाँ पर यह मिसिंग है ना। तो यहाँ पे 5 में हम लोग क्या गुणा कर देंगे, 30 मिले, 5 6 का 30 होता है। जब आप 5 में 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है, इसकी अगली संख्या रहेगा 5 में जब 6 का गुणा कर देंगे तभी आपको 30 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल यही ज्ञात करना है, बाकी आप 1 जोड़ देंगे तो फिर आपको 31 मिल जाएगा। इसको नहीं ज्ञात करना था, हमें सिंपल यही ज्ञात करना था कि यहाँ पर क्या मिसिंग है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 20 भरना है आपको, यहाँ पर 20 मिसिंग है, लिख देते हैं यहाँ पे 20। और यहाँ पर मिसिंग था 6, यहाँ पर आपको 6 भर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 भरा जाएगा। और यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पे इनका गुणनफल देखिए 5 में 6 का गुणा करने पर 30 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 2 में 3 का गुणा कर दिया 6 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 6 में जब 7 का गुणा कर देंगे तो 42, 6 7 42, तो यहाँ पर आपको भरना है 42 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर पहले भर देना है आपको 42 का वर्ग। और यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमेशा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है उसका 1 जोड़ने पर यह संख्या प्राप्त हो रहा है। 30 31 20 21 12 13 6 7, यहाँ पे 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर 42, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 43 भरा जाएगा। यहाँ पे जो दूसरी मिसिंग संख्या है वो क्या है 43। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल इसको नोट कर देते हैं ना। यहाँ पे छठे में जो भरना था, पहला आपको 20 भरना था, यहाँ पर मिसिंग था 20, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके आगे आपको भरना था, यहाँ पे 6 मिसिंग था, है ना। वर्क तो करके दिया हुआ था, है ना, बस 6 मिसिंग था। और फिर यहाँ पर जो मिसिंग था, यहाँ पर भरना था आपको 42, और यहाँ पर जो मिसिंग था यहाँ पर भरना था आपको 43, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपका छठा भी प्रश्न हल हो गया। प्रश्न 7 दिया हुआ है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल के बिना आपको मतलब योग नहीं करना है, जो दी गई संख्याएं लिखी गई हैं उनका आपको योग नहीं कर देना है, फिर भी आपको योगफल ज्ञात कर लेना है ना। देखिए किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो भी दी गई संख्याएं, ये विषम संख्याएं आपको लिखा गया है। यहाँ पर 1 लिखा गया है, 3, फिर 5, फिर यहाँ पे 7, फिर 9 है ना। तो इनका योगफल करने पर आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर हमने इस नियम को आपको हमने बताया था, विषम संख्याओं को जोड़ना। यहाँ पर यदि विषम संख्या केवल 1 रहेगा तो इसका योगफल करेंगे तो यही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। 1 का वर्ग यहाँ पे लिख दिया है। जब यहाँ पे पहली दो विषम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तो 1 और 3 को जब जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2 का वर्ग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप जितनी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो भी विषम संख्याओं की संख्या रहेगा उसी का आपको वर्ग प्राप्त हो जाएगा, योगफल है ना। तो यदि आप इनको योग कर देंगे, मान लेते इस प्रकार से, जब इनका पहली 3 आप विषम संख्याओं को ले लिए, इनका आप योगफल करेंगे तभी भी आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। या फिर यहाँ पे इन विषम संख्याओं की संख्या कितना है, 1, 2, 3 विषम संख्याएं हैं। जब 3 का आप वर्ग कर देंगे तभी भी यह विषम संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस नियम को हमने बताया। यदि विषम पहले, और यह एक बात का आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर हमेशा शुरुआत सही होना चाहिए। यहाँ पे शुरुआत की, यहाँ पे 3 विषम संख्या, यहाँ पे 4 विषम संख्याओं को लिखा गया है ना। तो जब इसका इस प्रकार से आप सिंपल योगफल भी कर देंगे तो 16 मिलेगा। और एक तरीका क्या हो सकता है, इन विषम संख्याओं की संख्या कितना है, 4, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 का वर्ग भी लिख सकते हैं ना। 4 का वर्ग कर देंगे तभी भी आप 16 इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही नियम है। पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर है। ठीक है, अब आपकी जितनी भी आपकी विषम संख्याएं रहेगी, आपको उन विषम संख्याओं की संख्या आपको गिन लेना है कि कितनी हैं। ठीक है, पहली कितनी विषम संख्याएं हैं और उस सिंपल आपको उसका वर्ग कर देना है। तो उसका वर्ग कर देंगे तो जो भी आपको दी गई विषम संख्याएं रहेंगी उनका आप योगफल सिंपल ज्ञात कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पर सिंपल आप गिन लीजिए, है ना, कि यहाँ पर कितनी विषम संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए 5 का वर्ग, है ना। 5 का वर्ग, जब 5 का वर्ग कर देंगे तो 25। यहाँ पर सबको आपको जोड़ने का आवश्यकता नहीं है ना, जोड़ना नहीं पड़ा। यदि आप चाहें तो जोड़ कर भी देख सकते हैं। यहाँ पे प्रथम, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 था, इनका योगफल कर देंगे तो आपको 25 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमने आपको करके भी दिखाया है। यदि जोड़ेंगे ना, देखिए यहाँ पर 9 और 9 और 1 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। और यहाँ पे 7, 5, 12, ठीक है, 7, 5, 12 और 3 15 हो जाएगा। इनका योगफल 15 और यहाँ पे 9, 1, 10, 15 में जब 10 जोड़ देंगे तो आपको 25 मिलेगा। सिंपल यदि जोड़ेंगे तभी भी योगफल इस प्रकार से 25 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे योग की संक्रिया नहीं करना था, जोड़ना नहीं था, है ना। इस नियम से आपको बताना था। प्रथम जितनी भी विषम संख्याओं को आपको जोड़ना रहेगा, योगफल करना रहेगा, आप सिंपल गिन लीजिए कि विषम संख्याओं की संख्या कितना है, आप उसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, वर्ग कर देंगे तो आप जो भी दी गई विषम संख्याएं रहेंगी उनका आप योगफल डायरेक्ट प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 25 मिलेगा, डायरेक्ट हम लोग 25 लिख देंगे, है ना। यहाँ पर हम बता रहे हैं किस नियम से हम लोग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 1 दे दिया गया, 3, 5, 7 इस प्रकार से क्रमागत विषम संख्याओं को आपको लिख दिया गया है। तो सिंपल यहाँ पे विषम संख्याओं को संख्या गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर 10 है तो 10 का क्या हो जाएगा, वर्ग। 10 का 10 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 100 प्राप्त हो जाएगा। आप चाहें तो इनको जोड़ कर भी देख सकते हैं। योगफल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, योगफल हमेशा 100 ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर गिनिए कितनी विषम संख्याएं हैं और देख रहे हैं ना, यहाँ पे शुरुआत से ही है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान में रखेंगे, शुरुआत से ही होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12 का वर्ग। ठीक है, 12 का जब 12 में गुणा कर देंगे तो आपको 144 मिलेगा। जब आप इन संख्याओं, सभी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ पर आपको योग की संख्या नहीं करना था, है ना। सबको प्रत्येक को अलग अलग जोड़ना नहीं था, डायरेक्ट यहाँ पे वर्ग का जो भी गुण होता है, नियम होता है, उस नियम से हम लगाकर यहाँ पे डायरेक्ट विषम संख्याओं का हम लोग योगफल ज्ञात कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 144 मिला, यहाँ पर 100 मिला, यहाँ पर 25 मिला। और उसको इस प्रकार से हमने ज्ञात किया, इसको भी हमने आपको बताया। ठीक है, तो सिंपल हम लोग इन सबको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले के लिए 25, दूसरे के लिए यहाँ पर 100, तीसरे के लिए 144। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहले यहाँ पर 5 विषम संख्याओं का योगफल आपको 25 प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर फिर सेकंड प्रश्न में आपको 10 विषम संख्याओं को जोड़ना था प्रथम। तो यहाँ पे इनका योगफल करने पर आपको 100 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे थर्ड में आपको दे देगा था 12 विषम संख्याओं को जोड़ना था प्रथम। तो यहाँ पर योगफल इनका 144 आपको प्राप्त हुआ था। यहाँ पर हम नियम को भी लिख देते हैं। पहली n विषम प्राकृत रहेगा संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है या है, लिख दीजिए। ठीक है, जितनी भी विषम संख्याओं को हम लोग को जोड़ना रहेगा उतनी विषम संख्याओं का हम लोग वर्ग कर देंगे तो उनका हम लोग से डायरेक्ट योगफल ज्ञात कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 8 दे देगा, फर्स्ट सेकंड करके 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यहाँ पर सेकंड में दे देगा 121 को
11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे, है ना। तो इसके लिए तो इसका देखिए व्युत्क्रम पूछा है ना, जो अभी हम लोगों ने प्रश्न किया यहाँ पे पहली विषम संख्याओं को लिख दिया गया था, अब उसका हमने डायरेक्ट योगफल ज्ञात कर दिया, है ना, बिना यहाँ पे उनको जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी नियम का बस आपको रिवर्स कर देना है ना, मतलब व्युत्क्रम कर देना है। देखिए यहाँ पर 49 दे दिया गया है, तो 49 का यदि हम लोग को ज्ञात करना रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है ना 25 है, 25 का हम लोग क्या लिख देंगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर कितनी विषम संख्याओं को आपको जोड़ना रहेगा। यहाँ पर यह प्रथम कितनी विषम संख्याओं का योगफल है, प्रथम 5, ठीक है, और यहाँ पे प्रथम 4 विषम संख्याओं का ये योगफल है ना 16। तो इसी प्रकार से आपको दे दिया गया 49, तो 49 यहाँ पे किसका वर्ग होता है 7 का, ठीक है, 7 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा, है ना। तो सिंपल इसको हम लोग नोट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 49 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 7 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुल क्या हो जाएगा 7 विषम संख्याओं, प्रथम 7 विषम संख्याओं को जोड़ दीजिए, इनका योगफल क्या हो जाएगा 49। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और +11, फिर प्लस यहाँ पे 13, यहाँ पे 3 3 6, यहाँ पे 7, प्रथम यहाँ पे 7 विषम संख्याओं को हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इन विषम संख्याओं को आप जोड़ देंगे तो 49 के बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। जो यहाँ पर हमने नियम पढ़ा था ना, बस इस नियम का यह व्युत्क्रम है, ठीक है। यहाँ पर एक कोई भी आपको प्रथम जितनी भी विषम संख्याएं लिख देगा, उतनी विषम संख्याओं को, मतलब यहाँ पे 5 विषम संख्याएं हैं तो 5 का वर्ग कर देंगे, तो इन सभी का आप योगफल प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले यह संख्या दे देगा, है ना, यहाँ पर एक आपको वर्ग संख्या दे देगा, तो वर्ग संख्या आपको दे देगा, है ना। तो वर्ग संख्या को आपको इस प्रकार से किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करके लिख लेना है ना। तो वर्ग करके जब आप लिख देंगे तो जो भी यहाँ पर प्राकृतिक संख्या रहेगा, जो भी प्राकृतिक संख्या का आधार रहेगा ना, उतनी ही प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला था 7, 7 का वर्ग मिला था ना, तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आपको क्या मिला था 7, तो यहाँ पर विषम संख्याओं की संख्या कितना रहेगा 7, तो यहाँ पर प्रथम हमने 7 विषम संख्याओं को जोड़ दिया। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न में कर देते हैं। यहाँ पर है 121, 121, यहाँ पे 121 होता क्या है 11 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर सिंपल आपने 11 का वर्ग लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर प्रथम आपको कितनी विषम संख्याओं का जोड़ना पड़ेगा 11, ठीक है। तो चलिए जोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस यहाँ पे 13 और प्लस यहाँ पे 14 तो सम हो जाएगा, 15 आ जाएगा विषम में, और 16 विषम 17 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कितना हुआ, 3 3 6 3 9 ही हुआ। अभी हम लोग को 2 जोड़ना है, ठीक है। 17 के बाद आपको 19 मिलेगा, 19 के बाद आपको 21 मिलेगा, ठीक है, इतना ही मिलेगा। 3 3 6 3 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पर 49 और 21 यही दोनों वर्ग संख्याएं दी गई थी, अब इनका विषम संख्याओं का योगफल करके हम लोग को लिखना था। तो यहाँ पर आपको जो कोई भी दे देगा, हमेशा आपको यहाँ पर ना पूर्ण वर्ग संख्या ही दिया रहेगा, है ना, वर्ग संख्या ही दिया रहेगा। तो आपको सिंपल आपको वर्ग कर लेना है, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के रूप में उसको लिख लेना है। यहाँ पर हमने 49 को 7 के वर्ग के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पे जो भी आधार रहेगा इतने यहाँ पर प्रथम विषम संख्याओं को आप ले लीजिए। तो यहाँ पर 7 था, तो यहाँ पे प्रथम हमने 7 विषम संख्याओं को ले लिया। यहाँ पे आधार 11 था, तो यहाँ पर हमने 11 प्रथम 11 विषम संख्याओं को ले लिया। इन प्रथम 11 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल आपको 121 मिलेगा, और यहाँ पर प्रथम 7 विषम संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो इनका योगफल आपको 49 प्राप्त होगा, है ना। तो इस प्रकार से 8वां प्रश्न आपका हल हो गया। प्रश्न नंबर 9 दे देगा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर दे देगा, फर्स्ट में 12 और 13 दिया गया है, सेकंड में 25 26 दे दिया गया है, और थर्ड में आपको 99 और 100 दे देगा, है ना। तो इसके बारे में हमने शुरुआत में ही चर्चा किया, कोई भी आपको 2 वर्ग संख्याएं दे देगा ना, तो 2 वर्ग संख्याओं के बीच में हम लोग कैसे बताएंगे कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। इसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा किया था। जैसे यहाँ पर 4 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 9 के बीच में कितनी 4 ऐसी आपको संख्याएं प्राप्त होंगी जो कि वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से आपको दे दिया गया है ना। तो इसमें हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक को n समझ लीजिए और एक को n+1, है ना। यहाँ पर हमने इसका नियम लिखा हुआ है, 2 वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच में 2 जो भी n यहाँ पे रहेगा छोटी संख्या रहेगा उसका आपको 2 गुना कर देना, है ना। उसका 2n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं है, ठीक है। जो भी आपको 2 वर्ग संख्याएं दी रहेंगी उसमें जो छोटी संख्या रहेगी, और हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि हमेशा क्रमागत होना चाहिए। यहाँ पर ये n है तो यहाँ पर n+1 है। आपको प्रश्न में भी इसी प्रकार से दिया है, एक 12 है तो यहाँ पे 13 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्रमागत ही संख्या है, या 25 है तो 26 है, 99 है तो 100 है। तो हम लोग को सिंपल क्या कर देना है, इसमें जो भी छोटी संख्या है उसका 2 गुना कर देना, है ना। यहाँ पर जब आप 12 का वर्ग लिखेंगे और 13 का वर्ग लिखेंगे, है ना, तो 12 और 13 के वर्ग के बीच में देखिए, हम यहाँ पर आपको एक बार बताते हैं, जब आप 12 का वर्ग कर देंगे ना तो आपको 144 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप 13 का वर्ग कर देंगे
तो 169 169 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 144 के बाद कौन सी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा, इसके आगे की संख्या 144 के बाद 145 आपको मिलेगा, फिर 146 रहेगा, फिर 147। इसी प्रकार से डाट डाट आगे करते जाएंगे ना, तो आपको कहाँ तक जाना है, यहाँ तक आना है ना। तो इसे यहाँ पे 144 और 169 इनके बीच में आपको कितनी ऐसी संख्याएं आपको प्राप्त होगा जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है ना। यहाँ पे 144 और 169 के बीच में, तो इसको आपको ज्ञात किस प्रकार से कर देना है, इसको आप यन समझ लीजिए, है ना। ये यन हो गया और यहाँ पर ये यन प्लस 1 हो गया, ठीक है। ये यन के स्थान पर आपका 12 हो गया और यहाँ पे यन प्लस 1 जो यहाँ पे 13 है ना, 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसमें जो भी छोटी संख्या रहेगा उसका आपको 2 गुना कर देना है, यही आपका यन है ना। तो यहाँ पे 12 का आपको क्या कर देना है, क्योंकि 2 यन होता है, ठीक है। जो भी आपको दो पूर्ण संख्याएं दी रहे हैं, यदि 2 पूर्ण संख्याएं यन और यन प्लस 1 है, तो यहाँ पर जो छोटी संख्या उसमें आपको मिलेगा उसी का आप 2 गुना कर देंगे, तो आप प्राप्त कर लेंगे कि जो भी यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या लिखी है उनके बीच में कुल ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो यहाँ पे जो भी छोटी संख्या है उसका 2 गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर यन के स्थान पर आपको पहले में क्या है, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 हमने लिख दिया है, इसका 2 गुना कर दीजिए। यहाँ पे जब 12 का 2 गुना कर देंगे तो आपको 12 दूना 24 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से, और जो यहाँ पे सेकंड वाला प्रश्न दे देगा, यहाँ पे इसमें छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर इसको 25 लिख देंगे और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग 25 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो 26 है, 26 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 1 लिख सकते हैं। यह आपने यन लिख दिया और यहाँ पर यह आपने यन प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें छोटी संख्या यही है 25, 25 का 2 गुना कर देंगे, 25 का 2 गुना 25 दूना 50। यहाँ पे ये जो दोनों पूर्ण संख्याएं लिखी गई हैं, एक यहाँ पर 25 है और यहाँ पे एक 26 लिखा गया है, 25 में एक जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। तो 25 और 26 यहाँ पे भी इन पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आपको कुल 50 ऐसी संख्याएं प्राप्त होंगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी, इसी प्रकार से। और यहाँ पे 99 और 100 के लिए क्या हो जाएगा, इसमें छोटी संख्या क्या है, यदि 99 है तो 99 को इसी प्रकार से हमने लिख दिया, और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 1 करके हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इसमें छोटी संख्या यही है और इसको हमने 99 प्लस 1 लिख दिया, यह यन समझ लीजिए, इसको यन प्लस 1, छोटी संख्या यही है, इसी का आपको 2 गुना कर देना है ना। इतनी ही आपको ऐसी प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी जो कि पूर्ण वर्ग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 यन, तो 2 गुणते यहाँ पर आपको 99 का गुणा कर देना है। तो 99 का गुणा कर देंगे तो 2 9 18 को 8 80 लिख लगेगा, 2 9 18 1 19, 198 प्राप्त होगा। तो फर्स्ट वाले प्रश्न के लिए आपको मिला 24, और यहाँ पे सेकंड वाले प्रश्न के लिए आपको मिल रहा है 50, और तीसरे वाले प्रश्न के लिए आपको मिल रहा है 198। तो चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले प्रश्न में आपको कितना मिलेगा, 24। तो पहले वाले प्रश्न में आपको मिला 24। ऐसी आपको के बीच में कितनी संख्याएं भी कर लीजिए, या फिर ऐसी संख्याएं रहेंगी जो कि पूर्ण वर्ग नहीं रहेंगी, है ना। तो यहाँ पर संख्याएं कर लीजिए, 24 आपको संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 24 मिला, सेकेंड वाले में आपको मिला था 50, है ना। और यहाँ पे थर्ड वाले प्रश्न में आपको मिला था, हल किया था तो हमने 198 प्राप्त किया था। और इसको हमने ज्ञात किस प्रकार से किया, चलिए उस नियम को भी हम लोग लिख देते हैं ना। यही नियम है, 2 लिखते हैं, 2 वर्ग संख्याओं यन और यन प्लस 1 के बीच 2 यन संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो इस वाले प्रश्न में हम लोग को बताना था कि कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, या फिर कितनी संख्याएं कह लीजिए, मतलब इनके बीच में संख्याएं आपको 24 से मिलेगा, जो कि यहाँ पे एक वर्ग संख्या नहीं प्राप्त होगा। तो सिंपल आपको संख्याएं ज्ञात करना था, तो यहाँ पर यही संख्याएं होंगी, है ना। यहाँ पर आपको 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में आपको 24 संख्याएं मिलेंगी जो कि पूर्ण वर्ग नहीं रहेंगी। तो पूर्ण वर्ग रहेंगी तो इसके बारे में फिलहाल में चर्चा नहीं है। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 12 के वर्ग और 13 के वर्ग, इन दोनों के बीच में आपको 24 संख्याएं प्राप्त होगी। और यहाँ पर 25 का वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में आपको कुल 50 संख्याएं प्राप्त होंगी। और यहाँ पे 99 का वर्ग और 100 के वर्ग के बीच में आपको कुल 198 संख्याएं प्राप्त होंगी। तो इस प्रश्नावली में कुल 9 ही प्रश्न था, 9 प्रश्न हल हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।